बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में आप लोग रिप्रोडक्शन के चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज फर्दर इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिस तरह कल की क्लास में हम लोगों ने जो प्लांट और प्लांट के अंदर जो डिफरेंट इनके फ्लावर के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो जितने पार्ट्स जितने जो पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं या जितने पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, फिर इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसमें गायनेशियम और एंड्रोशियम, फिर इनके पार्ट्स के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझने समझने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हमें पोलिनेशन समझना होगा कि व्हाट इज पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको आगे भी एक इसका अलग टॉपिक भी है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। तो आफ्टर द पोलिनेशन, व्हेन the pollen grains reach to the stigma, a tube nucleus constrict pollen tube। कि मतलब जब मतलब उसके प्रोसेस के बाद, ठीक है, पोलिनेशन के प्रोसेस के बाद जब एक फ्लावर से एंथर जो पोलन ग्रेन्स है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जब पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा में पहुंचने के बाद वो न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस वो क्या बनाते हैं, ठीक है। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो क्या बनाता है, वो पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट करता है या पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। तो पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या होगा, दैट कंटेन ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स। और उसी पोलन ट्यूब के अंदर दो किस्म के मटेरियल्स होंगे जो कि आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें क्या है, नंबर वन ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक, और टू स्पर्म्स जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गेमीट्स कहते हैं। ठीक है, इस सीड्स के अंदर या उस पोलन ट्यूब के अंदर टू स्पर्म्स और वन पोलन ट्यूब न्यूक्लियस और वन ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्यूब ग्रोस जो पोलन ट्यूब होता है इसकी ग्रोथ होती है इंटर इनटू द एवरी एंड रीच ओव्यूल्स। ठीक है, मतलब ये जो आगे डायग्राम में भी मैं आपको समझा दूंगा कि पोलन ट्यूब का साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद फिर ओवेरी और ओवेरी के बाद ओव्यूल्स तक पहुंचता है। जब ओव्यूल्स में पोलन ट्यूब पहुंच जाए फिर इसकी बर्स्टिंग या उसकी ब्रेकडाउन होती है, और उसकी ब्रेकडाउन के नतीजे में इसके अंदर जो टू स्पर्म्स थे वो रिलीज होते हैं। ये जो टू मेल गेमीट्स थे वो क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं टू। ठीक है, अब इनमें से क्या होता है, वन स्पर्म फ्यूज विद द एग एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। इन टू स्पर्म्स में से एक स्पर्म या एक मेल गेमीट फीमेल गेमीट्स के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के नतीजे में उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, और उस दोनों की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो सेकंड स्पर्म है दैट विल फ्यूज विद द डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस एंड बिकम्स ट्रिप्लॉइड विच इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होगा, दो स्पर्म थे, इन दो में से एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा जिसके नतीजे में जाइगोट बनेगी, और दूसरे स्पर्म जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, और उसके नतीजे में ट्रिप्लाइट जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होगा, हमने देखा कि दो दफा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, तो वो उस दो दफा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जिस प्लांट्स के अंदर भी परफॉर्म होता है तो उसको क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में या डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और साथ में एक जो है वो ट्रिप्लाइट। तो डिप्लाइट क्या होगा, तीन किस्म के जो है वो होते हैं। ठीक है, एक हैप्लाइट जिसमें एक क्रोमोसोम होगा, डिप्लाइट जिसमें दो क्रोमोसोम्स होंगे, और ट्रिप्लाइट हम किसे कहेंगे, 3n जिसमें थ्री क्रोमोसोम्स हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लाइट कहेंगे। तो इसमें भी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बन जाता है, तो इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर तीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रिप्लाइट कहा जाता है। अब इसमें जितने भी मतलब वो बन गए, जितने भी बॉडीज बन गए, उनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। जिस तरह हमने देखा, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, ओव्यूल की फॉर्मेशन हुई, ओवेरी की फॉर्मेशन हुई। अब हम ये देखेंगे कि इनकी फर्दर डेवलपमेंट किस तरह होती है, और उनके डेवलपमेंट के नतीजे में कौन से जो है वो बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। जिस तरह जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी फर्टिलाइजेशन के बाद,
तो फिर ज़ायगोट मज़ीद फर्दर डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद उससे एम्ब्रियो बनेगी, ठीक है? जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो क्या है, जो इमैच्योर प्लांट होता है, ठीक है? उस इमैच्योर प्लांट को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है। इसी तरह डबल फर्टिलाइज़ेशन के नतीजे में जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फ़ॉर्मेशन हुई थी, उसकी दोबारा से क्या होगी, फर्दर डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट होने के बाद फिर वो क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट या डेवलप इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। अब एंडोस्पर्मिक टिश्यू का क्या फंक्शन होगा, दे विल प्रोवाइड्स फूड टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जब हम सीड बोते हैं, ठीक है, सोइंग, आफ्टर द सोइंग, जब तक प्लांट अपने लिए फूड बनाने के काबिल नहीं होता, उस वक़्त तक ये एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ उसको क्या क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, तो उसके डेवलपमेंट के लिए। ओव्यूल्स की डेवलपमेंट होगी, इससे सीड बनेंगे और ओवेरी की डेवलपमेंट होगी, इससे क्या होगी, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 बॉडीज़ की डेवलपमेंट होती है, ज़ायगोट से एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्मिक टिश्यू और इसी तरह ओव्यूल से क्या बनेगी, ओव्यूल से सीड बनेंगे और ओवेरी डेवलप होके इससे क्या होती है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। ये क्या होती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है, ठीक है? इस लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट लेंगे इस फ्लावर से, ठीक है? फ्लावर से, जो कि एक स्पोरोफाइटिक फ्लावर है, एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है, इसके ऊपर क्या है, फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में कल आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक को हम कहते हैं एंड्रोशियम, जो कि मेल, जिसको हम फ्लावर मेल पार्ट कहते हैं, और द सेकंड क्या है, गायनेशियम, जो कि फीमेल पार्ट है। तो एंड्रोशियम के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होते हैं और गायनेशियम के अंदर क्या होते हैं, जो है वो एंथर प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, जो फीमेल पार्ट है गायनेशियम, इसके अंदर ओवेरी प्रेजेंट होता है और जो मेल पार्ट है जिसको हम क्या एंड्रोशियम कहते हैं, इसके अंदर एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें एंथर, तो एंथर के अंदर ये जो जितने भी एंथर्स होंगे उनके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होते हैं, ठीक है? डिप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। इसी तरह ओवेरी के अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स या डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस होगी और उनकी मियोसिस के नतीजे में इन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और जितने भी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो माइक्रोस्पोर्स सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, रिड्यूस्ड होगा। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होता है। इसी तरह मैक्रोस्पोर मदर सेल्स में के अंदर मियोसिस होगी और उनकी मियोसिस के नतीजे में मैक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो अगेन मियोसिस के नतीजे में जितने भी मैक्रोस्पोर्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, क्योंकि मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिड्यूस टू हाफ। अब इन जो माइक्रोस्पोर्स के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस होंगे और साथ में ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है? जो वन ट्यूब न्यूक्लियस, हैप्लॉइड ट्यूब न्यूक्लियस और हैप्लॉइड जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। तो ये दोनों मिलके मेल गैमेटोफाइट को क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह जो मैक्रोस्पोर्स हैं उसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस के नतीजे में यहाँ पे फ्यूजन न्यूक्लियस और एग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? फ्यूजन न्यूक्लियस और एग की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह यहाँ पे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसकी आगे फर्दर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी और उसकी डेवलपमेंट के नतीजे में क्या हो जाती है, इसमें 2 स्पर्म्स और ट्यूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? स्पर्म्स, 2 स्पर्म्स और 1 ट्यूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, जिसे थियरी में भी हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो 2 स्पर्म्स है, इन 2 स्पर्म में से एक स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है? जो सेकंड स्पर्म है वो इस फ्यूजन न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा। तो जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगी, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? इसकी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जबकि फ्यूजन न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? जिस तरह आगे फर्दर हमने देखा कि ज़ाइगोट की डेवलपमेंट होगी, इससे एम्ब्रियो बनेगी और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, इससे क्या होगी, एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होगी। तो एम्ब्रियो का क्या फंक्शन होगा, एम्ब्रियो से आगे जिस तरह हमने देखा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और इससे ओवेरी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ओव्यूल्स की डेवलपमेंट होगी और वहाँ से सीड बनेंगे। जब इस सीड को दोबारा से सूटेबल कंडीशंस मिलेंगे, उस सूटेबल कंडीशन से दोबारा से इस सीड से न्यू प्लांट एराइज़ होगा और इस तरह इनकी जो इन प्लांट के ऊपर फ्लावर एराइज़ होंगे और इस तरह इनकी जो लाइफ साइकिल है, इस तरह क्या होती है, इनकी कंटिन्यू होती है, ठीक है? अब इसमें जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मेजॉरिटी मतलब सब में डबल फर्टिलाइज़ेशन नहीं होता। मतलब कुछ फ्लावर्स में सिंगल फर्टिलाइज़ेशन होता है, कुछ में डबल फर्टिलाइज़ेशन होता है और ये फ्लावरिंग प्लांट की क्या है, सिंपल जो है लाइफ साइकिल है और इस लाइफ साइकिल के को फॉलो करते हुए ये अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है।
नेक्स्ट है पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन इज डिफाइंड, मतलब एक फ्लावर के एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन की ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि पोलन ग्रेन्स हमेशा जो है, ये एंथर जो मेल फ्लावर होगा, उस मेल फ्लावर के अंदर हमेशा पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टिग्मा हमेशा एंड्रोशियम के पार्ट है, जो कि फीमेल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसमें पोलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सेल्फ पोलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसे कहेंगे? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower or other flower of the same plant. अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है कि अगर पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर से, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी है, उसके अंदर एंथर भी है, अगर उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, तो फिर उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। या ये भी हो सकता है कि प्लांट एक ही है, उस प्लांट के अंदर 2 डिफरेंट फ्लावर में, ठीक है? मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, तो फिर उसको क्या कहा जाता है? उसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। सेकंड क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। कि मतलब इसमें क्या होंगे? 2 डिफरेंट प्लांट्स होंगे, कि एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के अगर एक प्लांट के जो एंथर है, वहां से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमेशा एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें विंड, मतलब हवा के ज़रिए से भी हो सकता है, बीज़ के ज़रिए से, जो शहद की मक्खियाँ या बटरफ्लाइज़ या जो जो कि मुख्तलिफ फ्लावर्स में बैठते हैं, तो उनके ज़रिए से भी क्या हो सकती है? क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। और इसके अलावा बर्ड्स के ज़रिए से भी, ठीक है? मतलब जो परिंदे होते हैं, जो कि ट्रीज़ के फ्लावर्स में बैठते हैं, और बैठने के बाद उनके बॉडी के साथ जो है पोलन ग्रेन्स अटैच होके दूसरे प्लांट्स में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इसमें है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है? क्रॉस पोलिनेशन में देखें कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जहाँ पे जो है वो इंसेक्ट के ज़रिए से क्रॉस पोलिनेशन होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे विंड के ज़रिए से जो है वो क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है? इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स में देखें कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, उनका फ्लावर साइज़ अक्सर लार्ज होता है, ठीक है? जहाँ पे जिस तरह देखें, जहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं, वो फ्लावर ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन विंड पोलिनेटेड के लिए जो फ्लावर्स होंगे, ठीक है? उनका साइज़ एज़ कंपेयर टू इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, वो उनका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। सेकंड, द पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड। जो फ्लावर्स के पेटल्स होंगे इन केस ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, वो हमेशा क्या होंगे? वो कलरफुल होंगे, ताकि इंसेक्ट उन कलरफुल पेटल्स को देख के उनकी तरफ क्या हो जाए? मतलब वो मतलब फ्लाई कर ले और पोलिनेशन का प्रोसेस हो। लेकिन जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होंगे, वहाँ पे पेटल्स जो है वो ग्रीन होंगे, और साथ में वो डल कलर के होंगे, वो कलरफुल नहीं होंगे। इस तरह नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? एक स्वीट जो है वो टेस्ट का जो है वो केमिकल होता है, जो कि प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स है, वहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस होगा, और जितने भी विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स है, वहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह फ्लोरल अरेंजमेंट, फ्लोरल अरेंजमेंट हम किसे कहेंगे? फ्लावर की अरेंजमेंट को कहेंगे, ठीक है? फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है, या फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट को फ्लोरल अरेंजमेंट कहा जाता है। तो जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, वहाँ पे फ्लावर क्या होगा? अपवर्ड की तरफ फेस करेंगे, ताकि जितने भी इंसेक्ट वो आसानी से उनके ऊपर बैठ सकें, और वहाँ से पोलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर सकें। लेकिन जितने भी विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, उनमें क्या होंगे? फ्लावर जो है वो डाउनवर्ड, ठीक है? हैंग डाउनवर्ड, जिसमें फॉर ईज़ी शेकिंग, ताकि हवा चलने से आसानी से वो हिल सके, और उनके हिलने या शेकिंग की वजह से पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आसानी से ट्रांसफर हो जाएँगे। इस तरह स्टेमन एंड स्टिग्मा एन्क्लोज़ इनसाइड द पेटल, और यहाँ पे हैंग आउटसाइड द पेटल। और इसी तरह पोलन ग्रेन स्मॉल इन नंबर प्रोड्यूस्ड हेवी एंड स्टिकी। मतलब इसमें क्या होंगे? पोलन ग्रेन जितने भी प्रोड्यूस होंगे, उनका नंबर कम होगा, लेकिन वो वेट के हिसाब से हेवी भी होंगे, ताकि एयर उनको आसानी से ना जो है वो ट्रांसफ़र कर सके, और साथ में वो स्टिकी होंगे। स्टिकी का मतलब क्या है? कि वो आसानी से जो है उसके जो है वो इंसेक्ट के बॉडी के साथ वो अटैच हो सके। लेकिन जो विंड विंड पोलिनेटेड जितने भी फ्लावर्स हैं, वो क्या होंगे? वहाँ पे पोलन ग्रेन ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, साइज़ के हिसाब से या वेट के हिसाब से वो क्या होंगे? वो लाइट होंगे, ताकि एयर के लिहाज़ से या एयर के ज़रिए से वो आसानी से उनकी ट्रांसफ़र हो सके। स्टिग्मा पिन हेरिट
shaped with no branches and feather is shaped with the कैचिंग पोलन ग्रेन जो है पोलन जो है वो क्या होते हैं वो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल इंसेक्ट पोलिनेटेड बटर कप्स है, रोज, वॉल फ्लावर, सनफ्लावर, ऑर्चिड के ट्री फ्लावर्स वगैरह ये सारे क्या हैं ये इंसेक्ट पोलिनेटेड हैं, जबकि ग्रासेस, हेजल, विलो, कॉर्न जो है ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर की है एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं। इसमें नंबर 1 क्या है सीड कोट। सीड कोट क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कोट सीड इज कॉल्ड ए सीड कोट मतलब सीड के ऊपर जो इसकी हार्ड कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहा जाता है और साइंटिफिकली सीड कोट को टेस्टा कहा जाता है। ठीक है? टेस्टा साइंटिफिकली इसको टेस्टा कहा जाता है और कॉमनली इसको सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट की ये प्रॉपर्टी है कि वो थिन भी हो थिन कुछ प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। मतलब कुछ सीड्स में जिस तरह पीनट है, जिस तरह बादाम बादाम में के कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ पे हार्ड होते हैं, जहाँ कुछ में क्या होता है वो इंतहाई थिन लेयर प्रेज़ेंट होता है। जिस तरह मूँगफली है, इसके ऊपर भी क्या होती है थिन लेयर प्रेज़ेंट होता है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थिक होता है और हार्ड होते हैं, ठीक है? जिस तरह कोकोनट की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, उसके आउटर मोस्ट जो इसका लेयर होता है या सीड कोट जो होता है, वो सीड कोट हार्ड भी होता है, साथ में इंतहाई थिक भी होता है। अब इसका फ़ंक्शन क्या है? प्लांट के अंदर या सीड के अंदर सीड कोट का फ़ंक्शन क्या है? सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो एंड आल्सो प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट कि मतलब इसके अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, जिसकी डेवलपमेंट होगी, जिससे फर्दर प्लांट की फॉर्मेशन होनी है, उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और साथ में एम्ब्रियो को एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से भी क्या करते हैं, उनको उनको प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा सीड कोट के ऊपर एक स्केयर होता है, एक स्पेशल रीजन होता है, उस रीजन को क्या कहा जाता है? हीलम कहा जाता है। तो हीलम क्या है? हीलम इज़ द रीजन वेयर सीड इज़ अटैच्ड टू द फ्रूट। अगर हम कोई भी फ्रूट काट के देख लें ना, जिस तरह सेब होता है या कोई भी फ्रूट्स अगर हम काट के देखें, तो वो इस फ्रूट के अंदर सीड एक स्पेशल जगह पे क्या होता है, इस फ्रूट के साथ अटैच होता है। तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है? हीलम कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द हीलम इज़ देयर इज़ एन ओपनिंग व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ माइक्रोपाइल which is present at its side from where pollen tube into the ovule। और इसके अलावा हीलम के ऊपर एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल कहा जाता है। और इस माइक्रोपाइल के ज़रिए से पोलन ट्यूब क्या होता है? ओव्यूल के अंदर एंटर होगा, जबकि सीड के अंदर वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए भी माइक्रोपाइल जो है वो यूज़्ड होता है, ठीक है? और इसके अलावा सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड एज़ एम्ब्रियो। What is embryo? An immature plant is called as embryo, which is consist of 3 parts. Number 1 radicle, number 2 plumule and number 3 cotyledons। ठीक है? जो immature plant होता है इनिशियल स्टेज में, इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट क्या है? नंबर 1 पार्ट इज़ रेडिकल। रेडिकल क्या है? रेडिकल इज़ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वेयर रूट्स आर अराइज्ड। ठीक है? वो पार्ट एम्ब्रियो का जहाँ से रूट्स निकलते हैं, अराइज़ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है। इसी तरह एम्ब्रियो के वो पार्ट जहाँ से शूट्स निकलते हैं, जो कि ज़मीन से बाहर की तरफ ग्रोथ करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्यूचर में उससे शूट्स निकलेंगे, तो उसको प्लूम्यूल कहा जाता है। तीसरे नंबर पे क्या है? कॉटिलिडेंस है। ठीक है? कॉटिलिडेंस, व्हाट इज़ कॉटिलिडेंस? सीड लीव्स, मतलब सीड को बोने के बाद जस्ट आफ्टर सोइंग द सीड्स जो फर्स्ट लीफ निकलता है, उस फर्स्ट लीफ को क्या कहा जाता है? कॉटिलिडन कहा जाता है। ठीक है? अब कॉटिलिडन कुछ प्लांट्स में 1 होते हैं, कुछ प्लांट्स में 2 होते हैं। अगर एक किसी सीड में 1 कॉटिलिडन हो या किसी एम्ब्रियो में 1 कॉटिलिडन हो, तो इसको मोनोकॉटिलिडन कहेंगे। अगर 2 कॉटिलिडन्स हो, तो उसको डाइकॉटिलिडन कहा जाता है। अब इसके अलावा कॉटिलिडन को बेस बनाते हुए यहाँ पे क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेम के पार्ट्स आते हैं। स्टेम पार्ट अबाउ द कॉटिलिडन इज़ कॉल्ड एज़ एपिकोटाइल कि मतलब स्टेम का वो पार्ट जो कि इस कॉटिलिडन से ऊपर प्रेजेंट होता है या ऊपर के जो रीजन होता है, उस रीजन को एपिकोटाइल कहा जाता है। इसी तरह स्टेम का वो पार्ट जो कि इस कॉटिलिडन से नीचे की तरफ होता है, ज़मीन मतलब अंडरग्राउंड की तरफ होता है, इसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट ऑफ सीड इज़ कॉल्ड एज़ थर्ड पार्ट ऑफ सीड इज़ कॉल्ड एज़ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के बाद जो थर्ड पार्ट है, इसको क्या कहा? एंडोस्पर्म टिश्यूज़ कहा जाता है। जिस तरह हमने देखा डबल फर्टिलाइज़ेशन के प्रोसेस के नतीजे में एंडोस्पर्म टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। अब इस एंडोस्पर्म टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये होगा कि दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड रिच इन ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स कि मतलब ये जब तक प्लांट्स अपने लिए फूड जो है वो प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता, उस वक़्त तक या मतलब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने तक एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ क्या करेंगे? उस डेवलपिंग प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और साथ में इसमें ऑयल भी होता है।
ठीक है? स्टार्च और प्रोटीन ये सारे क्या होंगे, ये सारे फूड जो है ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इस एम्ब्रियो के लिए जो है वो प्रोवाइड होते हैं। इन फ्यू प्लांट्स फूड आर आल्सो स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे कॉटिलिडन्स के अंदर भी फूड, देखिए डायग्राम है, ये सबसे पहले सीड है, ठीक है? सीड, और सीड का उस सबसे आउटर जो लेयर होता है, इस लेयर को क्या कहा जाता है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको कहा जाता है सीड कोट या टेस्टा, और टेस्टा का वो पार्ट, ये पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? हिलम कहा जाता है, ठीक है? और इस हिलम के ज़रिए से ये अपने फ्रूट के साथ कनेक्टेड होता है। इस हिलम के ऊपर माइक्रोपाइल प्रेज़ेंट होता है, और इस माइक्रोपाइल के ज़रिए से ये वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब देखें, जब हम इसको सीड की जब हम सोइंग करते हैं, और सोइंग करने के बाद इससे जो इमैच्योर प्लांट होता है, और इस इमैच्योर प्लांट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एम्ब्रियो, ठीक है? अब एम्ब्रियो के क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट पार्ट्स कौन से? मतलब इसमें कार्टिलिडेन्स, जो फर्स्ट लीफ यहाँ से एराइज़ होता है, इस लीफ को क्या कहा जाता है? कार्टिलिडन कहा जाता है। अब इस कार्टिलिडन को बेस बनाते हुए यहाँ पे स्टेम के 2 पार्ट्स आएँगे। वो पार्ट जो कि कार्टिलिडन से नीचे की तरफ, ठीक है? जो कि कार्टिलिडन से नीचे अटैच होता है, उसको क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइल कहा जाता है। इसी तरह वो पार्ट जो कि इस कार्टिलिडन से ऊपर होता है, ठीक है? ये कार्टिलिडन से ऊपर अटैच होता है, इसको क्या कहा? एपिकोटाइल कहा जाता है। जो कार्टिलिडन से नीचे की तरफ प्लांट या एम्ब्रियो के साथ या कार्टिलिडन के साथ अटैच होता है, इसको क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइल कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा एंडोस्पर्म होता है, और वो एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज जो है एक प्लांट के लिए क्या कर रहे हैं, या एम्ब्रियो के लिए वो जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, ताकि प्लांट की डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है वो आसानी से हो, उनको किसी फूड की या जो दूसरे मिनरल्स हैं उनकी जो है वो डेफिशिएंसी का सामना ना हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद हाँ, असाइनमेंट है, ये आप लोगों को शेयर कर लूँगा, और इसके अलावा इन क्वेश्चन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप अभी पूछ सकते हैं।